हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले किस ब्लॉक से देख रहे हैं उत्तर ये प्रदेश के बताना ना भूलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 460 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कर दी है। ये राशि राज्य सरकार की कृषि सहायता योजना के तहत जारी की गई है। सरकार का कहना है कि इस आर्थिक सहयोग से छोटे और सीमांत किसानों को खेती की लागत निकालने में राहत मिलेगी और अगली फसल की तैयारी मजबूत होगी। प्रदेश में लंबे समय से किसानों को समय पर आर्थिक सहयोग देने की मांग उठ रही थी। खासकर प्राकृतिक आपदाओं और बढ़ती लागत के बीच ये सहायता बेहद अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार सीधे लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता के साथ धनराशि पहुंचा रही है, ताकि बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है और सरकार इसे किसान हित में एक निर्णायक कदम बता रही है। और वहीं रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं को बड़ी राहत दी है और आयु सीमा में वृद्धि का ऐलान किया है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर मिल सकेगा। अब निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में बढ़ोतरी के बाद वे युवा भी आवेदन कर सकेंगे जो पहले आयु सीमा के कारण पात्र नहीं हो पा रहे थे। अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 वर्ष की सेवा का प्रावधान है और पिछले कुछ समय से आयु सीमा को लेकर युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार सेना में शामिल हो सके। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में उत्साह बढ़ने की संभावना है और बड़ी संख्या में युवा अब तैयारी में जुट गए हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा पर नकद भुगतान की व्यवस्था समाप्त करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से टोल टैक्स केवल फास्टैग और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। प्राधिकरण का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य टोल प्लाजा पर जाम की समस्या को कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। पिछले कुछ वर्षों में फास्टैग को अनिवार्य किया गया था, लेकिन कई स्थानों पर अभी भी नकद भुगतान लिया जा रहा था। अब नए नियम लागू होने के बाद बिना फास्टैग या डिजिटल भुगतान के वाहन चालकों को दोगुना शुल्क देना पड़ सकता है। सरकार इसे डिजिटल इंडिया अभियान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मान रही है, जिससे पारदर्शिता और समय की बचत सुनिश्चित होगी। और एक और बड़ा अपडेट, 1 अप्रैल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों के लिए 5 नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। यदि लाभार्थी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं तो उनका नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य करते हुए स्पष्ट किया है कि पात्रता की नियमित जांच की जाएगी, ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही अनाज का लाभ मिले। पिछले वर्षों में फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए कई अभियान चलाए गए थे और अब इस दिशा में और सख्ती की जा रही है। इन बदलावों का उद्देश्य प्रणाली को पारदर्शी बनाना और सरकारी अनाज के दुरुपयोग को रोकना है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं कक्षा की परीक्षा से जुड़ा प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि से लगभग 20 दिन पहले सामने आने का मामला उजागर हुआ है। 12 मार्च को आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की सूचना मिली है, जिससे शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। बोर्ड परीक्षाएं प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी होती हैं और प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाएं पहले भी चिंता का विषय रही हैं। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश देते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए बोर्ड आगे क्या ठोस कदम उठाता है, ताकि विद्यार्थियों का विश्वास कायम रह सके। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तर भारत में तापमान तेजी से बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण दक्षिणी राज्यों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है और समुद्री इलाकों में हवाओं की रफ्तार काफी तेज रह सकती है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में अगले कुछ दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस बदलाव को प्री मानसून गतिविधियों की शुरुआती आहट माना जा रहा है, जो उत्तर भारत में गर्मी का असर जल्दी दिखा सकता है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम का ये बदला मिजाज आने वाले दिनों में जनजीवन और कृषि दोनों पर प्रभाव डाल सकता है। और वहीं प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि बच्चों का भविष्य अयोग्य शिक्षकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्कूलों में केवल योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की ही नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। कोर्ट ने शिक्षक चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता मानकों को कड़ाई से लागू करने पर जोर दिया है। ये टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान आई जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण और पात्रता से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि बार बार असफल होने वाले अभ्यर्थियों को अनावश्यक अवसर देना शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग पर चयन प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने का दबाव बढ़ गया है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक शिक्षक को लगभग 2 करोड़ रुपए का कर नोटिस मिलने से हड़कंप मच गया है।
जांच में सामने आया कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग कर वस्तु एवं सेवा कर से जुड़ा फर्जी लेनदेन दिखाया गया था। शिक्षक ने दावा किया है कि उन्होंने कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की और उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया है। प्राथमिक जांच में पहचान पत्र के दुरुपयोग और फर्जी फॉर्म के माध्यम से कर चोरी की आशंका जताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद संबंधित विभागों ने जांच तेज कर दी है और साइबर धोखाधड़ी के एंगल से भी पड़ताल की जा रही है। ये घटना एक बार फिर व्यक्तिगत दस्तावेजों की सुरक्षा और डिजिटल सतर्कता की आवश्यकता को उजागर करती है। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, जिससे लोग पानी और बिजली से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत नागरिक घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करने के साथ साथ उसकी प्रगति की निगरानी भी कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे विभागों की जवाबदेही तय होगी और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता आएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई सरकारी सेवाओं को एकीकृत किया गया है, जिससे लोगों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजधानी में ये पहल सुशासन और तकनीकी आधारित प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे आम नागरिकों को तेज और प्रभावी सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर लंबे समय से चल रही मांग के बीच वेतन वृद्धि को लेकर नई चर्चा तेज हो गई है। राज्य सरकार स्तर पर शिक्षामित्रों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से मानदेय में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के कारण शिक्षामित्र आंदोलनरत रहे हैं और नियमितीकरण की मांग भी उठाते रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि किसी भी निर्णय से पहले वित्तीय स्थिति और नीति संबंधी पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो हजारों शिक्षामित्रों को सीधा लाभ मिल सकता है और उनका मनोबल बढ़ेगा। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। अमर उजाला समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रोजगार मेला 63 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 50 से अधिक कंपनियां प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेंगी। मेले में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों जैसे निर्माण, लॉजिस्टिक्स, IT और ग्राहक सेवा में रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्रीय युवा वर्ग को स्थिर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें कुशलता के आधार पर नौकरी दिलाना है। प्रतिभागियों को कंपनी प्रतिनिधियों से सीधे संवाद का अवसर मिलेगा, जिससे चयन की संभावनाएं अधिक होंगी। स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि रोजगार मेला उन युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित होगा जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और बेहतर करियर की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। युवाओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी तैयारियों के साथ निर्धारित स्थान और समय पर कार्यक्रम में पहुंचे। ये पहल क्षेत्र के आर्थिक विकास और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। और वहीं दिल्ली में एक महिला ने दावा किया है कि उसके बैंक लॉकर से 60 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण गायब हो गए हैं, जिससे हाई सिक्योरिटी बैंक लॉकर सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। पीड़िता का कहना है कि वह नियमित रूप से लॉकर का उपयोग करती थी और जब उसने अपनी लॉकर चाबी से उसे खोला तो आभूषण नहीं मिले। बैंक प्रबंधन ने दावा किया है कि उच्च सुरक्षा उपायों के बावजूद मामले की जांच की जा रही है और CCTV फुटेज और लॉकर रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है। घटना की गंभीरता इस बात से झलकती है कि ग्राहक अपने कीमती सामान को सुरक्षित बैंक लॉकर में रखते हैं और इस तरह की घटनाओं से भरोसा कम हो सकता है। पुलिस और बैंक अधिकारियों ने मिलकर जांच तेज कर दी है और संभावित सुरागों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस मामले से लोगों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। जानकारी के अनुसार जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट सामने आने की संभावना है, जिससे मामले की दिशा स्पष्ट होगी। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, देश के एक हिस्से में किसान दंपत्ति को दूल्हे खोजने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है और कर्नाटक के एक विधायक ने विवाह प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव रखा है। कर्नाटक के विधायक ने सुझाव दिया है कि उन युवकों के लिए विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए, ताकि वे योग्य जीवन साथी पा सकें। ये प्रस्ताव उन इलाकों में आया है जहां युवा किसानों और ग्रामीण आबादी को सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के कारण विवाह के अवसर सीमित दिखाई दे रहे हैं। विधायक का मानना है कि यदि सरकार विवाह सहायता देने के लिए कार्यक्रम बनाए तो सामाजिक संरचना मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। इस विषय ने संसद के बाहर भी चर्चा को जन्म दिया है और विशेषज्ञों ने कहा है कि सामाजिक कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। किसानों की सामाजिक स्थिति और विवाह से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार की आवश्यकता है ताकि दीर्घकालिक समाधान मिल सके। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ऐसे प्रस्तावों पर गहन विमर्श जारी है और आगे क्या निर्णय लिया जाता है यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। और वहीं गोरखपुर कैंट में यातायात सुगमता के लिए स्किप टिकट प्रणाली JTBS लागू होने वाला है, जिससे टिकट कतारों में लगने वाले समय को कम किया जा सके। यह नई व्यवस्था यात्रियों को ऐप के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे टिकट खरीदने की सुविधा देगी, जिससे कतारों में घंटों खड़े रहने की समस्या दूर होगी। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह पहल यात्रियों के समय की बचत करेगी और भीड़ नियंत्रण तथा टिकट प्रक्रिया को सरल बनाएगी। स्किप टिकट प्रणाली से विशेषकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में यात्रियों को सुविधा मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन का अनुभव बेहतर होगा। इस तकनीकी बदलाव को रेल एवं बस सेवा में सुधार के तहत लागू किया जा रहा है ताकि डिजिटल भुगतान और टिकटिंग को बढ़ावा मिले। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि इससे यात्रा अनुभव अधिक सहज और व्यवस्थित होगा। अब इंतजार है इस प्रणाली के सफल संचालन और लोगों के इसे अपनाने का, जिससे आगे और सुधारों की दिशा में कदम बढ़ेंगे।
और एक और बड़ा अपडेट, आजमगढ़ में इलेक्ट्रिक बस सेवा को नई दिशा देते हुए सड़क मार्गाघाट विभाग ने नई मार्ग और चार्जिंग स्टेशन की सुविधा का उद्घाटन किया है, जिससे पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। ये सेवा उन मार्गों पर शुरू की गई है जहां यात्रियों की संख्या अधिक है और पारंपरिक डीजल बसों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था। अब इलेक्ट्रिक बसें ऊर्जा दक्ष हैं और इनसे आवाज और वायु प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों को स्वच्छ परिवहन उपलब्ध होगा। चार्जिंग स्टेशन की स्थापना से बसों को नियमित रूप से चार्ज करने और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि भविष्य में और अधिक इलेक्ट्रिक बस मार्गों को जोड़ा जाएगा ताकि यातायात और प्रदूषण नियंत्रण दोनों में सुधार हो सके। नागरिकों ने इस पहल को स्वागत योग्य बताया है और कहा है कि यह सेवा शहर के अधिकारियों की जनता की स्वास्थ्य व पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब आगे ये देखना है कि इस पहल से आम यात्रियों को कितनी सुविधा मिलती है और इसे और कहां विस्तारित किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ में फूड सेफ्टी विभाग ने पोहा अविनाश इंडस्ट्रीज खोखली के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है, क्योंकि खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन पाया गया है। जांच में ये पाया गया कि कारोबारी अपने उत्पादों पर आवश्यक लाइसेंस और प्रमाण पत्रों का उल्लेख नहीं कर रहे थे और खाद्य सामग्री की सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। स्वास्थ्य प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। लाइसेंस निलंबन के साथ ही संबंधित उत्पादों को बाजार से हटाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। उद्योग को आवश्यक मानकों को पूरा करने के बाद ही लाइसेंस फिर से मिलने की संभावना है, तभी वो काम कर सकता है। ग्राहकों को बताया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध खाद्य वस्तु के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और विभाग द्वारा जांच जारी रहेगी। ये कार्रवाई उपभोक्ता हितों की रक्षा और खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने के प्रयासों का हिस्सा है। और वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब लाभार्थियों को 20 लाख रुपए तक की लोन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे छोटे व्यवसायों को विस्तार और वृद्धि का अवसर मिलेगा। सरकार ने बताया है कि इस योजना के तहत स्टार्टअप, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में उद्यमियों को सुलभ वित्त पोषण मिलेगा, जिससे स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। पात्रता के अनुसार आवेदनकर्ता न्यूनतम दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी बैंक शाखा या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लोन प्राप्त करने के बाद ब्याज में भी विभिन्न रूप से सब्सिडी और सहायता प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे नए उद्यम स्थापित करना आसान होगा। विशेष रूप से युवा उद्यमियों और महिलाओं को स्वरोजगार बढ़ाने के लिए इस योजना का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है। सरकार का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से रोजगार सृजन को बल मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। अब ये देखना है कि कितने नए उद्यमी इस अवसर का उपयोग करेंगे और किस प्रकार से ये देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। चलिए, अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 3 बड़े घोषणाएं की हैं, जिनमें ग्रामीण इलाकों को राहत और सुविधा प्रदान करना प्रमुख है। इन घोषणाओं के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में मुफ्त बिजली आपूर्ति, पंचायतों के पुनर्गठन और स्थानीय विकास योजनाओं को प्राथमिकता देना शामिल है। सरकार का दावा है कि इन पहलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बिजली के खर्च में राहत मिलने से खेती और रोजमर्रा की जरूरतें सहज हो जाएंगी। पंचायतों के पुनर्गठन से शासन प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने का लक्ष्य है। इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि और स्थानीय विकास को गति देना बताया गया है। लोगों ने इन घोषणाओं का स्वागत किया है और कहा है कि इससे ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। अब सबकी नजर इन पहलों के कार्यान्वयन और उनके प्रभाव पर टिकी है। और वहीं प्रदेश के रायबरेली में एक कुम्हार को करीब 1,25,00,000 रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है, जिससे उसके लिए चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बताया गया है कि टैक्स विभाग ने उक्त राशि का नोटिस इसलिए जारी किया क्योंकि उनके कारोबार के आय विवरण और जीएसटी रिटर्न में विसंगति पाई गई थी। कुम्हार ने दावा किया कि वो छोटे आकार का व्यवसाय चलाता है और उसकी बिक्री उससे कहीं कम है। यह नोटिस एक त्रुटि का परिणाम हो सकता है। अब उन्होंने नोटिस के विरुद्ध जवाब और विवरण प्रस्तुत किया है, ताकि मामले की सही जांच और समाधान सुनिश्चित हो सके। ये घटना छोटे उद्यमियों में टैक्स नियमों और अनुपालन के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को उजागर करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सलाहकार की सहायता से सही तरीके से दस्तावेज प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होता है। अंततः विभाग द्वारा सत्यापन के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा, जिससे मामले का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित हो सके। और एक और बड़ा अपडेट, गोपालगंज के फुलवारिया गांव में तेल और गैस खोजने के लिए ओएनजीसी ने कच्चे तेल का सर्वेक्षण और अन्वेषण तीव्र कर दिया है, जिससे क्षेत्र में उत्साह की लहर दौड़ गई है। सर्वे में ये लक्ष्य रखा गया है कि कच्चे तेल के स्रोतों का पता लगाकर आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाया जाए और स्थानीय समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। ओएनजीसी के अभियंताओं ने जमीन की परतों में संभावित तेल भंडारों का पता लगाने के लिए विभिन्न तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया है। ग्रामीणों का मानना है कि यदि तेल का व्यावसायिक उत्पादन सफल होता है तो उनकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। सरकार और तेल विभाग दोनों इस परियोजना को क्षेत्र में निवेश और संरचनात्मक विकास का अवसर मान रहे हैं। अब आगे की खुदाई और परीक्षण रिपोर्टों के परिणाम पर सबकी नजर है, जिससे ये स्पष्ट होगा कि व्यावसायिक उत्पादन संभव है या नहीं। ये पहल न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकती है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में देश की जरूरतों को भी पूरा करने में सहायता कर सकती है। क्या